Hello students, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator, and in this video we are going to start with the practice sheet B of your practice book English channel, and the unit is 7th. So let's see what we have to do in this. Here vocabulary में हम root words पढ़ेंगे, प्लस ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और राइटिंग में ऐसे राइटिंग. नाउ ऐसे राइटिंग एंड एक्टिव पैसिव वॉइस ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. यू कैन जस्ट चेक इन द प्लेलिस्ट, आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कैसे कन्वर्शन करने हैं, रूल्स क्या हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है. ऑल्सो ऐसे राइटिंग में किस तरीके से आप पहले माइंड मैपिंग करते हो और उसके बाद पूरे पॉइंट्स जो है इंक्लूड करते हो. सो वी ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट. अब आपके पास जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है, आपके पास कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं दैट आर ऑफ फॉरेन ओरिजिन. मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग. रेफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. नाउ ऑल दीज वर्ड्स, ये जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं ये फॉरेन रूट से आए हैं, मतलब ये फॉरेन वर्ड्स हैं जो हम आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए. जैसे क्रोनोमेट्री. क्रोनोमेट्री क्या है? अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स रेयर बुक्स. सो क्रोनोमेट्री मतलब क्रोनोमेट्री, अब यहाँ पे आपको मैच करना है. सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द आंसर. क्रोनोमेट्री मतलब द साइंस ऑफ एक्चुअल टाइम मेजरमेंट. तो अगर आप देखते हो कि कोई भी चीज़ है, कोई बॉडी है, अगर वो कितने टाइम पहले मर चुकी है, या कोई आप देखते हो कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, एक्चुअल जो टाइम मेजरमेंट की बात होती है उसे हम कहते हैं क्रोनोमेट्री. अब है बिब्लियोपोल. बिब्लियोपोल क्या होता है? अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स रेयर बुक्स. हु इज अ बिब्लियोपोल? अ पर्सन जो एकदम रेयर बुक्स होती है उनको बाय और सेल करता है. ही इज नोन एज अ बिब्लियोपोल. मिलांज. मिलांज मतलब होता है मिक्सचर. इट्स अ मिलांज ऑफ थॉट्स. इट्स अ मिलांज ऑफ लैंग्वेजेस. So use this word, it's really good. Next is resume. इसको लोग resume कहते हैं. Please resume मतलब होता है कोई काम वापस स्टार्ट करना. Resume इसका मतलब होता है आपका CV या आपका जो आप बोलते हो बायोडेटा. Clear? A brief account of a person's education, qualifications and previous occupations typically sent with a job application. तो जब आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आपका रिज्यूमे शेयर करना पड़ता है जिसमें आपके बारे में आपने कितनी पढ़ाई करी है, कहाँ आपका जॉब एक्सपीरियंस रहा है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, उन सब के बारे में बात करी जाती है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास rendezvous. Rendezvous. It's not rendezvous or anything. Rendezvous. So इसका मतलब होता है मीटिंग. लाइक rendezvous with Simi Garewal. There was a show, I still remember, I used to watch it. Rendezvous with Swati ma'am. So you have a meeting with Swati ma'am. Next is etiquettes. Etiquettes. ये क्या है? Etiquettes मतलब आपके manners. The customary code of polite behavior in society, or you should say the manner to how to be, when you are with people. Next is telekinesis. It's not telekinesis, it's telekinesis. Telekinesis मतलब आप अपने माइंड पावर से जब चीज़ों को हिला सकते हो. अब apparent ability to move objects with mental power. Last is sabotage. Sabotage का मतलब होता है deliberately destroy. अगर आप जानबूझ के किसी चीज़ को destroy कर रहे हो, for example, let's say that you have got a best friend and कोई एक और फ्रेंड ने आके आपको बिना मतलब के उसके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोली. अब क्या आप उसको भरोसा करोगे? विल यू जस्ट ट्रस्ट अ पर्सन जिसे तुम अभी अभी जानते हो एंड उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को सैबोटेज करोगे, डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करोगे? नो. क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास ये सारे वर्ड्स जो हैं, डिक्टम, डिक्शनरी, डिक्टेशन, डिक्टमैन, डिक्टाफोन, ये सारे वर्ड्स की वर्ड रूट है डिक्ट. ठीक है, ये उसकी वर्ड रूट है. ये एक फॉरेन वर्ड रूट है, एक लैटिन वर्ड रूट है डिक्ट. मतलब उसका मतलब होता है यूजुअली लिखना, या डिक्शनरी में, डिक्टेशन में, डिक्टमैन में. अब आपको इसी तरीके से कोई फॉरेन रूट के हिसाब से वर्ड्स लेने. तो हमने जो यहाँ पे लिया है वो है ऑटो, ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेसी, ऑटोमेट, ऑटोट्रोफ एंड ऑटोबायोग्राफी. ऑटो मतलब खुद से. इस जो वर्ड रूट है ऑटो, इसका मतलब होता है खुद से. ऑटोमेटिक खुद से चलने वाला, ऑटोक्रेसी जो खुद ही जो है राज करने वाला, ऑटोमेट मतलब खुद से
काम करने वाला, ऑटोट्रोफ जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लाइक प्लांट्स, एंड ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने ही बारे में अपनी कहानी लिखना। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पे आता है एक्टिव पैसिव वॉइस। हम इसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक रिविजन है कि किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आई रिपेयर कार्स का हो जाएगा कार्स आर रिपेयर्ड बाय मी। अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें आप लिखते हो आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आर या डिपेंड करता है कि आप इज या एम या आर लिखोगे, डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। कंटिन्यूस है, आर यू रिपेयरिंग द कार, तो ये हो जाएगा इज द कार बीइंग रिपेयर्ड। बेसिकली अगर कंटिन्यूस टेंस होता है, लाइक आपने लिखा हुआ है आर रिपेयरिंग, तो ये हो जाएगा आर बीइंग रिपेयर्ड। हमेशा पैसिव वॉइस में कुछ भी हो जाए वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। परफेक्ट में वी हैव रिपेयर्ड द कार, इसका क्या हो जाएगा द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय अस। अगर सिंपल प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये क्या हो जाएगा हैज बीन रिपेयर्ड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब आते हैं जैसे अगर पास्ट टेंस की बात करें, सिंपल पास्ट है तो वो हो जाएगा द टैंक वॉज फिल्ड आ जाएगा। अगर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस है तो ये हो जाएगा वॉज बीइंग फिल्ड, मतलब इसमें आ जाएगा बीच में बीइंग आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। हैड दे फिल्ड द टैंक, हैड द टैंक बीन फिल्ड बाय देम। अब इस एग्जांपल्स को अब आपको ये बहुत इजी लग रहे होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि अब ये आपको इसमें ज्यादा टफ नहीं लगेगा। विल यू राइट अ लेटर, क्या हो जाएगा विल अ लेटर बी रिटन बाय यू, he will have written a letter, वो एक लेटर लिख चुका होगा, a letter will have been written by him। अब आते हैं हम complete the table। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है जहां पे एक्टिव वॉइस दिया है तो पैसिव नहीं दिया, पैसिव दिया है तो एक्टिव नहीं दिया है। अब देखो, महक राइट्स अ लेटर, महक एक लेटर लिखती है, ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या हो जाएगा अ लेटर, a letter is written by महक, a letter is written by महक। हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है महक, ऑब्जेक्ट कौन है अ लेटर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आ जाता है इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो इज रिटन बाय, सब्जेक्ट कौन है महक, हमने लिख दिया महक। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अ लेटर वाज रिटन बाय महक, सिंपल दिख रहा है, लेटर ये ऑब्जेक्ट है, महक सब्जेक्ट है, बाय हट जाएगा, वाज रिटन इसका मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें सिंपल पास्ट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा अ लेटर, महक रोट अ लेटर, सिंपल महक रोट अ लेटर, ये रहा आपका आंसर, महक रोट अ लेटर। अब है आई विल राइट अ लेटर, आई आपका सब्जेक्ट है, लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर, कौन सा टेंस है विल राइट, सिंपल फ्यूचर, सो क्या हो जाएगा आई विल राइट अ लेटर हो जाएगा अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाएगा, मतलब विल बी आ जाएगा और उसमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा विल बी एंड रिटन बाय मी। अब यहां नेक्स्ट है अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय महक, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, सो अगेन ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, महक जो है सब्जेक्ट है, बाय हट जाएगा, वॉज बीइंग रिटन, अब बीइंग आ रहा है मतलब कंटिन्यूस टेंस है, वॉज मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसे सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में लिख दो, महक वॉज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय महक, तो लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, बाय को हटा दो, इज बीइंग रिटन, बीइंग आ गया इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस है, तो ये हो जाएगा इज राइटिंग, महक इज राइटिंग अ लेटर, क्लियर। अब आ रहा है आपके पास चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, हेल्प हिम, लेट हिम बी हेल्प्ड, ही प्लेज द पियानो, द पियानो इज प्लेड बाय हिम, द पियानो ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेस सिंपल प्रेजेंट है, इज प्लेड हो जाएगा,
ही का आ जाएगा बाय हिम। आर यू राइटिंग अ लेटर? इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू? आर यू राइटिंग अ लेटर? सो क्या हो जाएगा, एक लेटर, सो आई एम राइटिंग अ लेटर, लेटर एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज आएगा। इज अ लेटर, राइटिंग मतलब कंटिन्यूस फॉर्म, कंटिन्यूस में हम क्या कर देते हैं, इज एम आर या प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। द बॉय किल्ड द स्पाइडर, क्या हो गया, द स्पाइडर ये ऑब्जेक्ट है, बॉय सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा द स्पाइडर किल्ड मतलब पास्ट, वॉज किल्ड, द स्पाइडर वॉज किल्ड बाय द बॉय। हैव यू फिनिश्ड योर जॉब? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, योर जॉब। सो आप क्या बोलोगे, हैज योर जॉब बी फिनिश्ड बाय यू, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बीन लगाओगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। हैज योर जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू? द वर्कर्स वर डिगिंग अ कैनल, वर डिगिंग मतलब पास्ट कंटिन्यूस, तो ये हो जाएगा अ कैनाल वॉज बीइंग डग बाय द वर्कर्स। डिग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डग। फार्मर्स सो मेज इन द रेनी सीजन, अब कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, फार्मर्स। क्या हो रहा है, फार्मर्स सो व्हाट, ऑब्जेक्ट क्या है, मेज, ऑब्जेक्ट क्या है, मेज, तो आप बोलोगे मेज सो मतलब क्या हुआ, पास्ट टाइम, सिंपल पास्ट या सॉरी सिंपल प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा मेज इज सोन बाय फार्मर्स इन द रेनी सीजन, टाइम को लास्ट में ही लिखते हैं हम, क्लियर। दे टुक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस, किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन है, दे, क्या काम किया उन्होंने, टुक, क्या, व्हाट डिड दे टेक, ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो तुम क्या बोलोगे, ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस वर टेकन, वर टेकन, टुक मतलब सिंपल पास्ट है तो क्या हो जाएगा, वर टेकन बाय देम, क्लियर। अब है आपके पास क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू द एक्टिव वॉइस। द टेबल इज सेट बाय अस, द टेबल मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा, बाय अस मतलब ये सब्जेक्ट होना चाहिए, अस अगर वहां जाएगा तो वी बन जाएगा, वी सेट द टेबल। इज हट जाएगा क्योंकि हम जब सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में आप इज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो, तो ये हो जाएगा वी सेट द टेबल। द डोर इज ओपन्ड बाय हिम, ऑब्जेक्ट है द डोर, सब्जेक्ट है ये, और इज ओपन्ड, इज ओपन्ड मतलब आप क्या बोलोगे, ही ओपन द डोर, हिम उधर जाएगा तो बन जाएगा ही, और इज हट जाएगा, ही ओपन द डोर। A lot of money is paid by her, sorry अब he opened नहीं होगा ये, सॉरी ये he opens होगा, he opens the door, क्यों, क्योंकि is है मतलब सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, आप लिखोगे he opens the door। A lot of money is paid by her, वो बहुत सारा पैसा देती है, किसके बारे में, what, a lot of money ऑब्जेक्ट है, her is subject, सब्जेक्ट जब उधर जाएगा तो बन जाएगा she, तो शी, पेड, इस पेड का क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे पेड नहीं होगा, दिस विल बी पेज, P-A-Y-S, शी पेज अ लॉट ऑफ मनी, और जब ये हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस में तब ये क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ मनी वाज इज पेड बाय हर। ब्लू शूज आर worn बाय देम, ब्लू शूज आर worn बाय देम, सब ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लू शूज, कौन पहन रहा है, वो लोग पहन रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, देम उधर जाएगा तो बन जाएगा दे वेयर ब्लू शूज, क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉज द सर्कल ड्रॉन बाय स्यू, वॉज द सर्कल ड्रॉन बाय स्यू, अब यहाँ पे डिड स्यू ड्रॉ द सर्कल, अब हमें यहाँ पे डिड लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्यू जो है ये है आपका सब्जेक्ट, Sue, did Sue draw the circle, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट की। This letter was mailed by मनीष, ये लेटर जो है ये मनीष के द्वारा मेल किया गया था, मतलब ये लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है, मनीष है मेरा सब्जेक्ट, बाय को हटा दो, was mailed मतलब सिंपल पास्ट होना चाहिए, तभी हमने इसमें was लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, तो ये हो जाएगा मनीष मेल्ड दिस लेटर, सब्जेक्ट मनीष आ गया, was हट गया, मेल्ड दिस
letter. Clear? Had the thief been caught by the police officer? Had the thief been caught by the police officer? अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? The thief. ये है हमारा ऑब्जेक्ट. किसकी बात हो रही है? The police officer. ये है सब्जेक्ट. तो क्या हो जाएगा? और तुम्हें क्वेश्चन करना है, तो तुम बोलोगे had the police officer caught the thief. Had the police officer caught the thief. क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो हम उसको सिंपल परफेक्ट में चले जाएंगे. परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे. He has been given first aid by someone. अब किसको दिया गया है? उसे दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट है. someone किसी ने उसको दिया है, सब्जेक्ट है. by को हटा दो. has been given तो ये been भी हटा दो, तो क्या हो जाएगा? someone has given him first aid. Clear? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको एक ऐसे लिखना है अबाउट योर लाइफ एज अ स्टूडेंट, जिसमें आप बताओगे आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है और किस तरीके के इश्यूज आप फेस करते हो. सो ये रहा हमारा आंसर. लेट्स स्टार्ट विद दिस एसे. अ स्टूडेंट्स लाइफ इज द फाउंडेशन फॉर लर्निंग. A child's mind is just like a lump of clay and it is best molded during school times. School life is full of joy and happiness for students as they are free from any worries and tensions of life. ये हमने लिखा है इंट्रोडक्शन. जब भी आप ऐसे लिखते हो तो सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन. तो मैंने स्कूल लाइफ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि स्कूल लाइफ जो होती है आपकी लर्निंग का फाउंडेशन होता है, बेस होता है. एक जो बच्चे का जो माइंड होता है वो एक गीली मिट्टी की तरह होता है. आप उसे जैसा भी मोल्ड कर दो वो मोल्ड हो जाता है, और ये स्कूल टाइम्स में मोल्ड किया जाता है. स्कूल लाइफ इज फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाइफ की एक्चुअल टेंशंस नहीं होती. आई लव दिस लाइफ where we have to face all types of situations and we are trained for the future. अब मैंने स्टार्ट किया बिकॉज यू हैव टू राइट अबाउट योर स्कूल लाइफ. तो आपने क्या लिखा? मुझे ये लाइफ बहुत पसंद है क्योंकि इस लाइफ में आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है. वी लर्न टू ओबे, रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन आवरसेल्व्स. हमें अपना जो है, हमको अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को और जो हेल्पर्स होते हैं उन सबको ओबे करना, रिस्पेक्ट करना और अपने आप को डिसिप्लिन में रखना आता है. वी गेट टू मिंगल विद अदर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. हम बाकी बच्चों से मिंगल मतलब मिक्स होते हैं, टीचर्स से बात करते हैं. वी लिव विथ नो वरीज एंड टेंशंस अबाउट द फ्यूचर. हम फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते. ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट ट्रू इफ़ यू आर इन क्लास 9th और 10th और 11th और 12th. वाई? बिकॉज उसी टाइम पे हम IIT और जी एंड नीट सबके प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. I play, make friends, learn skills and live life to the fullest. मैं खेलता हूँ, फ्रेंड्स बनाता हूँ, चीज़ें सीखता हूँ और अपनी लाइफ को जीता हूँ. I learn to be punctual, follow rules and perform duties. उसके बाद अब मैं जो हूँ पंक्चुअल, मेरे को टीचर्स क्या सिखाती हैं? पंक्चुअल होना, रूल्स को फॉलो करना और अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना. Most importantly, I acquire knowledge and develop new skills through different subjects. मैं नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ और नई नई चीज़ें सीखता हूँ और नॉलेज गेन करता हूँ. I like my teachers and my classmates. मुझे मेरी टीचर्स और क्लासमेट्स बहुत पसंद है. They are all very helpful, compassionate and fun loving. वो सब बहुत लविंग हैं और compassionate हैं. I like games period the most. अब आप किसके बारे में बात कर रहे हो? यहाँ आप डिटेल्स दे दो कि आपको क्या पसंद है. आपको सबसे ज़्यादा गेम्स पीरियड पसंद है. My sports teacher gives everyone equal chance to play. जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं वो हर किसी को इक्वल चांस देते हैं. I like the recess session where we get to meet other friends and interact with our teachers too. तो जो लंच आवर होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे आप खेलते हो, अपने फ्रेंड्स से बात करते हो और टीचर्स से भी बात करते हो. I find art session really tough and boring as I do not enjoy it. मुझे आर्ट सेशन जो पेंटिंग क्लास होती है वो बहुत टफ लगती है, बोरिंग लगती है और मैं उसे बिल्कुल एंजॉय नहीं करता. I like to play outside instead. मुझे बाहर खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है. My friends laugh at my drawings and I always refrain to do that. मेरे फ्रेंड्स मेरी ड्राइंग्स पे हंसते हैं और इसलिए मुझे वो करना पसंद ही नहीं है. I refrain मतलब मैं अवॉइड करता हूँ उसे करना. My biggest challenge is to initiate conversation with new people. मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं लोगों से खुद से जाके बात नहीं कर पाता.
I find it challenging. This is why I am not able to ask questions even when my teachers are understanding and loving. और इसीलिए मैं क्लास में जो है खुद से टीचर से क्वेश्चंस नहीं कर पाता even when जो मेरी टीचर्स हैं बहुत लविंग है और अंडरस्टैंडिंग है. I am thankful for my teachers who have helped me to overcome the situation to a great extent. And now you are saying कि आप इस चीज़ पे काम भी कर रहे हो और आपके टीचर्स ने आपकी काफ़ी मदद भी करी है. I love my school and enjoy my time here. मैं अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरा टाइम जितना भी टाइम मैं यहाँ रहता हूँ मैं enjoy करता हूँ. The training from the school life is what makes students turn into better personalities. School life में जो आपको ट्रेनिंग मिलती है उसी से आपकी एक better personality groom होती है, develop होती है. Student life is the most valuable part in which teachers and parents guide them in the right way and allow them to know what is good and bad for life. तो स्टूडेंट की लाइफ जो होती है वो लाइफ है जहाँ पे आपको टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको बहुत वैल्यूएबल नॉलेज देते हैं, आपको बताते हैं आपके लिए कौन सी सही चीज़ है, कौन सी गलत चीज़ है. एंड दैट इज इट. तो इस तरीके से हमने इसको कंक्लूड कर दिया. तो ये हो गया आपका कंक्लूजन. तो यहाँ पे आपने क्या बताया कि मुझे स्कूल बहुत पसंद है और एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्कूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट इज इट. अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट में, प्रैक्टिस बी के, जहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोम दी हुई है. उस पोम को समझेंगे, फिर उस पे बेस कुछ क्वेश्चन से हम वो डील करेंगे. Two roads diverged in a yellow wood. अब है ये पोम का नाम है The Road Not Taken. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry I could not travel both. So यहाँ पे जो हमारा राइटर है, जो हमारे पोएट हैं, वो कहीं जा रहे हैं और वो एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे दो डिफरेंट रोड्स जा रही हैं. तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे है, इफ़ यू कैन सी दिस पिक्चर, यहाँ पे ही स्टैंडिंग और इधर पे ही स्टैंडिंग और यहाँ एक रोड जा रही है और यहाँ एक रोड जा रही है. सो ही इज स्टैंडिंग देयर इन अ येलो वुड. इसको येलो वुड क्यों कहा गया है? बिकॉज वहाँ पे जो है ऑटम सीजन है. हम इमेजिन कर सकते हैं कि अभी जो है ऑटम सीजन है, सारी जो ड्राइड लीव्स हैं वो नीचे गिरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से पूरा जो फॉरेस्ट है, वो जो पूरा रास्ता है वो येलो कलर का दिख रहा है. एंड वुड का मतलब यहाँ पे है फॉरेस्ट. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. तो पोएट बोल रहा है कि वो सॉरी फील कर रहा है कि वो दोनों रोड्स पे एक साथ नहीं जा सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अब मैं वहीं पे खड़ा हूँ और काफ़ी देर तक सोच रहा हूँ. लॉन्ग आई स्टूड मतलब मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने के लिए कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है कि वो कहाँ पे मुड़ रहा है, रास्ता कैसा है, पत्थर तो नहीं है, इजी रास्ता है, क्या आगे बहुत घास है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. लेकिन आगे जाके वो रोड मुड़ जाती है तो मैं उस मोड़ के आगे कुछ नहीं देख पा रहा हूँ. Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other. यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, then took the other. फिर मैंने दूसरी रोड को देखा, as just as fair, वो भी exactly same लग रही थी. And having perhaps the better claim, अब उसमें grasses ज़्यादा थे. वो रोड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रोड ज़्यादा अच्छी होगी because it was grassy and wanted wear. और वहाँ शायद ज़्यादा लोग जाते नहीं थे, तो वहाँ पे वो जो ग्रास थी वो दबी हुई नहीं थी, वो अच्छी खासी थी. Though as for that the passing there had warned them really about the same. लेकिन जब मैं वहाँ से गुजरा, जब अगर आप वहाँ से गुजरोगे तब आपको क्या लगेगा, नहीं, दोनों रोड सेम ही हैं. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I marked the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Basically इस स्टोरी में यहाँ पे अब वो क्या बोलता है, and both that morning equally lay. सुबह जब हुई तो दोनों ही सड़क पे एक साथ सुबह हुई है, उस पे सन की जो शाइन है वो एक साथ आ रही है. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ऐसी कोई भी रीज़न नहीं था कि मैं इसको लूँ या इसको नहीं लूँ. ओह, आई मार्क द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फाइनली आई टुक अ डिसीजन. तो मैंने सोचा कि जो फर्स्ट वाला है, वो जो फर्स्ट रोड है उसे मैं किसी और दिन लूँगा. आज ना मैं सेकंड रोड लेके जाता हूँ. और मैंने उसे मार्क किया कि मैं शायद कभी आऊँगा और मैं ये इस रोड से भी जाके देखूँगा.
yet knowing how way leads on to way. लेकिन ये भी जानता हूँ मैं कि अगर मैं इस रोड पे गया तो मैं इस रोड पे कभी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि ये रोड मुझे एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जाएगी. I doubted if I should ever come back. तो मैंने डाउट किया कि क्या मुझे कभी भी वापस आना चाहिए, क्या मुझे वापस इस रोड पे मैं कभी भी आ पाऊंगा. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. और हो सकता है आज के बाद, सालों बाद मैं कभी ये बताऊंगा कि मैं एक जगह पे खड़ा था जहाँ मेरे सामने दो रास्ते थे, मैंने दूसरा चुना. हो सकता है मैं पहला भी चुन सकता था, लेकिन अगर वो मैं पहला रास्ता चुनता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता. I took the one less traveled by. मैंने वो रास्ता लिया जिसमें शायद सारे लोग नहीं जाते थे. And that has made all the difference. और उसी की वजह से आज मेरी लाइफ इतनी डिफरेंट है. अब आपको लगेगा ये फॉरेस्ट में एक पैसेंजर, एक स्ट्रेंजर है जो जा रहा है, ट्रैवलर है, उसके बारे में बात हो रही है. नहीं, यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में हम डिसीजंस लेते हैं. हमारी लाइफ में हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं कि आप पहला ऑप्शन लो या सेकंड ऑप्शन लो, आप फिजिक्स चूज करो या केमिस्ट्री चूज करो, साइंस स्ट्रीम लो या आप मैथ्स स्ट्रीम लो या कॉमर्स स्ट्रीम लो. आपके पास लाइफ में हमेशा क्वेश्चंस होते हैं. हम कोशिश करते हैं कि हम जितना उस डिसीजन लेने से पहले उसको जितना समझ सकें, हम उतने समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या होता है, हम एक ही लेवल तक देख सकते हैं, हम वो जहाँ मुड़ती है ना रोड, उसके आगे नहीं देख सकते. इसका मतलब कि लाइफ में आगे क्या होगा वो हमारे डीड्स पे डिपेंड करता है. हम किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं या किसी सिचुएशन को डील करते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है. तो जब आप ऐसा कर सकते हो कि चलो मैं एक काम करता हूँ, आज ना मैं साइंस स्ट्रीम ले लेता हूँ और मैं देखता हूँ अगर नहीं जमाना तो मैं वापस आके कॉमर्स ले लूँगा. हम वो काम नहीं कर सकते. विच मीन्स द रोड वंस चोजन इट कैन नॉट बी चेंज्ड. राइट, सो दैट वाज अ पोएम गाइज. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. सो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स. वन ऑफ दोज रोड्स हैड अ बेंड अलोंग द वे. जो रोड्स थी उसमें एक घुमावदार मोड़ था. True. The traveler walked on both roads. नहीं. There were black leaves on the roads. क्या roads पे black leaves थी? No. The traveler chose to walk the second road. Yes, उन्होंने first road को छोड़ दिया था. The incident occurred long ago. नहीं, इंसिडेंट लॉन्ग अगो नहीं हुआ था. उसने सोचा था कि बहुत सालों बाद वो आके इस बारे में बात करेगा और सोचेगा कि कैसा रहा. क्लियर? Now next question is answer these questions. When the traveler came upon the two roads, what did he really want to do? जब traveler जो था वो दो roads के सामने आया तो उसने क्या किया? When the traveler came upon the two roads, he really wanted to travel on both the roads. उसको चाहिए था, उसका मन था कि वो दोनों रोड में आगे जाए. He felt sorry that he could not and had to make one decision and choose a single path. उसको बहुत बुरा लग रहा था कि वो दोनों रोड्स में आगे नहीं जा सकता. He had to choose one single path and move on. Next question है, What influenced the traveler's choice? अब ट्रैवलर ने कैसे डिसाइड किया कि उसको सेकेंड रोड लेना है और फर्स्ट रोड नहीं लेना है? आफ्टर पॉन्डरिंग ऑन इट, मतलब पॉन्डरिंग का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बहुत देर तक उस बारे में सोचने के बाद द पोएट डिसाइडेड टू टेक द सेकेंड रोड विच हैड ग्रास ऑन इट एंड फेल्ट दैट इट वाज अ बेटर रोड फॉर हिम. तो पोएट ने क्या सोचा कि मैं इस रोड पे जाता हूँ, इसमें ज्यादा घास है और मुझे लग रहा है ये रोड मेरे लिए सही है. इसी तरीके से लाइफ में भी हम डिसीजंस ऐसे लेते हैं कि मेरे को जो है साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है या मेरे को डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं कोई ऐसी फील्ड चूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे उस चीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. तो बेसिकली घास यहाँ पे कौन सी चीज़ की बात कर रही है? अपॉर्चुनिटीज़ की, और आपकी लाइकिंग्स और आपकी डिसलाइकिंग, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं. Why did the traveler doubt that he would come back to walk the other road? तो ट्रैवलर ने ये क्यों बोला कि किसी दिन वो वापस आएगा दूसरी रोड पे चलने के लिए? He doubted that he would ever come back. मतलब उसने ऐसा क्यों डाउट किया? उसको क्यों लगा कि शायद वो कभी वापस नहीं आ पाएगा? क्वेश्चन ये है कि ट्रैवलर को ऐसा क्यों लगा कि आज अगर उसने सेकेंड रोड ले ली तो हो सकता है वो फर्स्ट रोड लेने के लिए कभी वापस नहीं आ पाए.
He doubted that he would ever come back to walk the other road because he knew that one way leads to another way and he could not go back and take the other path once he moves ahead with one. मतलब उसको ये बहुत अच्छे से पता था कि एक बार उसने जो रोड ले ली है वो एक अलग डायरेक्शन में जाएगी, उस अलग डायरेक्शन से वो वापस आके इस रोड को लेके नहीं जा सकता. विच मीन्स लाइफ में जब आप एक डिसीजन ले लेते हो तो आप उस डिसीजन को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते. इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू जस्ट गो एंड टेक अनदर डायरेक्शन. आप वो काम नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत जल्दी मूव करती है. हमारे पास वापस पीछे आके एक अलग डिसीजन लेने का टाइम नहीं होता मोस्टली. टेक द करेक्ट राइम स्कीम ऑफ द पोम. अब राइम स्कीम देखना है पोम का, तो हम एक बार करते हैं, पोम में वापस चलते हैं. जैसे आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, हेंस आई, बाय एंड डिफरेंस. तो यहाँ पे अगर तुम देखो ए बी का जो है राइमिंग स्कीम जो है पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं. इसके पहले वाले को भी देख लेते हैं क्या हो रहा है. ले, चलो इसको ए दे दिया, ब्लैक बी दे दिया. अब ले और डे सेम साउंड कर रहा है, वे भी सेम साउंड कर रहा है, बैक ब्लैक के साथ साउंड कर रहा है. तो आपका जो राइमिंग पैटर्न क्या है, ए बी. ये आ गए हम यहाँ पे ए बी, ये हो गया हमारा राइमिंग स्कीम. That's it, and we are done with this particular practice sheet as well. I hope you understood this well. The poem was literally good. If you would want, you can just, have a look at it and understand retrospect. That's it. Thank you so much. I'll see you soon in my next video where we are going to do the last thing, which is the test B of this book. Test B के लिए पहले आप उसको try करोगे and then only you will see the answers. अगर ट्राई नहीं करोगे तो ऐसे चीटिंग नहीं करना है कि बस बिना करे अपन आए, सोल्यूशंस देख लिया और पूरे आंसर्स लिख लिए. वो वाली वो चीटिंग हो जाएगी. और आई एम श्योर द स्टूडेंट्स हियर आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे वोंट चीट. Clear? So thank you so much. Please visit our website magnetbrains.com where you will get all the videos easily. You will just go click on the class, click on the subject, click on the topic and your video will appear. Thank you so much guys. I'll see you soon in my next video.